राष्ट्रवाद अर्थात एक किसी देश के अंदर रह रहे सभी लोगों को एक ही देश का होने की जो प्रेरणा है वो देने वाली भावना, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। और जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमें राष्ट्रवाद की भावना को लोगों के अंदर किस प्रकार से फलित करना है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगान गाते हैं, हम वंदे मातरम गाते हैं, तो मन अलग ही प्रफुल्लित हो जाता है, एक अलग ही भावना होती है, गर्व, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देश की वंदना है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये छोटा सा जो पार्ट बच गया है। राष्ट्रवाद उस वक्त बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि देश को आज़ाद करना है। जब तक व्यक्ति के मन में भावना ही नहीं होगी देश के प्रति, उसके प्रति भक्ति ही नहीं होगी, उसे ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि मेरा देश जो है वो किसी की बंदिशों के तले दबा हुआ है और मुझे अपना सर्वस्व अर्पित करना पड़ेगा, तब तक वो भावना के बिना ये संभव नहीं है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग किस प्रकार से, जो हमारे महान लोग थे क्रांतिकारी, उन लोगों ने किस प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को पनपाया। आप लोग देख रहे होंगे बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पे तस्वीर दिख रही है। तिलक इज सराउंडेड बाय सिम्बॉल्स ऑफ यूनिटी। ये एक सिम्बॉलिक पिक्चर है, वो आप ठीक है, यूनिटी को शो कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनका पंजाब केसरी करके जो है अखबार चला करता था, जिसमें वो लेख लिखा करते थे, ठीक है, लोगों के अंदर जोश भरने के लिए, और जो अंग्रेज़ों का अत्याचार है उसका खुलासा करते हुए लेख लिखा करते थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलग अलग क्या क्या तरीके होते थे। तो पहला इमेजेस, भारत माता की इमेज। द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता वॉज मेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सबसे पहले भारत माता की अवधारणा लेकर आए थे। वो उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था, विच वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंद मठ। वंदे मातरम वॉज संग, वंदे मातरम, ठीक है, माता को की वंदना करते हैं हम। किस माता की? तो भारत माता। तुमने किसी और देश को सुना है कभी कि अमेरिका माता है? कोई दूसरा देश सुना है? हमारे यहाँ तीन चीज़ों को माता माना जाता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत के हैं, क्योंकि धरती को माता माना जाता है, नदियों को माता माना जाता है, और गाय को माता माना जाता है। इसके मैं तुमको साइंटिफिक रीज़न दे सकती हूँ। धरती को इसलिए माता, कि धरती से उपजता है अनाज, अनाज से ज़िंदा हैं हम। कोई नॉनवेज भी हो तो भैया जानवर को भी तो खाने को चाहिए ना, वो कहाँ से उपजता है? धरती से उपजता है। इसलिए जीवन देने वाली माता है धरती माँ। नदियाँ माता, पानी, भोजन, पानी सबसे बेसिक आवश्यकता है, इसलिए नदियाँ माता हैं, हमें पानी देती हैं स्वच्छ। गौ माता, क्यों? क्योंकि दूध प्रदान करती है, दूध शक्ति देता है, इसलिए गौ माता। और भारत माता, हमारा राष्ट्र, हमारी माता, हमारी धरती, जहाँ जिस धरती ने हमें जन्म दिया है, कैसे जन्म दिया है कि उस धरती का उपजा हुआ अनाज मेरी माता ने खाया, और मेरी माता ने मुझे 9 महीने गर्भ में धारण करके मुझे जन्म दिया है। और वो पोषण जो है वो उसने कहाँ से लिया? वो धरती माता के उपजे हुए अनाज से लिया। इसीलिए धरती मेरी माता है। और ये धरती मेरी माता है, तुम्हारी भी माता है। इस धरती के अंदर जितने भी लोग हैं वो मेरे भाई बहन हुए, वो मेरे भाई बंधु हुए। तो भारत के अंदर रहने वाले जितने लोग हैं वो सभी मेरे भाई बंधु हुए, क्योंकि हम सब की एक माता है भारत माता, हम सब उसकी संतानें हैं। ये एक यूनिटी वाली भावना, इससे बेहतर और कहीं नहीं आ सकती। इसीलिए भारत माता को इमेजिन किया गया। ये एक सिंबॉलिक है, लेकिन इसका मैंने तुमको साइंटिफिक भी बता दिया कि क्यों। वंदे मातरम, मैं इस माता की वंदना करता हूँ, जो ईश्वर ने, जो प्रकृति ने हमें दिया है, हमें उसके प्रति जो है समर्पण भाव होना चाहिए,
हमें उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए कि हे ईश्वर, हे धरती माता, आपने हमें ये प्रदान किया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, वंदना करते हैं। वंदे मातरम। मैं अपनी माता को वंदना करता हूँ और इस माता के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति मुझे प्रदान कर माता। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग वंदे मातरम का अर्थ देखो पूरा उस पर गूगल करके। सो वंदे मातरम वॉज संग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? जब स्वदेशी आंदोलन यानी जब सत्याग्रह चल रहे थे तो लोग जो बहुत बड़ी संख्या में विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे, वो स्वदेशी मूवमेंट। वंदे मातरम वॉज द सॉन्ग। जैसे मैंने तुमको बताया था कि सरफरोशी की तमन्ना जो है वो एक गीत हुआ करता था। ओके, अवनींद्रनाथ टैगोर गेव अनदर इमेज ऑफ भारत माँ विच बिकेम वेरी फेमस। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो फिगर है ना, इसमें उनके हाथों में देखो क्या क्या है। ठीक है, क्लोथिंग है, एक तरफ धागा है ना, वो धागा शायद से सूत जो हम काटते हैं अपना चरखे से, जो खादी का कपड़ा निकलता है वो। ठीक है, लर्निंग, फूड एंड क्लोथिंग है ना, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। लर्निंग, जो वेदास उन्होंने देखो एक हाथ में लिए हुए, वेद जो कि ज्ञान का जो है केंद्र बिंदु है ना, एक मानवता को सिखाने वाले ग्रंथ जो हमारे वेद। ठीक है, जो माता है वो हमें ये सब प्रदान करती है, ये सिंबलाइज कर रहा है, हमें ज्ञान प्रदान करती है भारत माता। हमारी भारत माता हमें अनाज प्रदान करती है, हमें कपड़ा प्रदान करती है, क्योंकि कपास जो है वो धरती से ही उगता है, कपास का पौधा। ठीक है, नाउ सेकंड तरीका क्या था? इंडियन फोल्कलोर। ठीक है, यानी लोकगीत। ठीक है, जो लोकगीत होते हैं ना, अगर मैं आज मैं गुजरात में जाके है ना बंगाली गीत गाने लगूं और बोलूं कि देखो इसमें तुम बहुत वो हो जाओ, वंदे मातरम वो बंगाली, संस्कृत जैसा भी लग सकता है वो थोड़ा। अगर मैं गुजरात में जाके बंगाली गाना गाने लगूं और बोलूं मैं नेशनलिस्ट गाना गा रही हूँ, राष्ट्रवादी गाना गा रही हूँ, वो लोग उतने अपने आप को जोड़ पाएंगे क्या गुजराती लोग? नहीं। मैं जब गुजरात में गाऊंगी कोई गीत, तब वो लोग, उनको मज़ा आएगा, है ना। सो मैंने तुमको बोला है बार बार कि जो हमारे हर एक गाँव में एक बोली है, एक अलग बोली है ना। मराठी एक लैंग्वेज है, तो महाराष्ट्र में हज़ारों तरह की मतलब अलग अलग टाइप से बोलने वाली मराठी तुमको मिल जाएगी। सो जो प्रत्येक गांव में जो लोकगीत हुआ करते हैं, ठीक है, वो लोगों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, सो नेशनलिस्ट्स toured villages and collected folk songs, stories and sung them so that people could connect with them and then people could unite, है ना। प्रत्येक गांव के लोग यूनाइट हो जाएं, है ना, इन गानों के थ्रू, इन स्टोरीज़ के थ्रू, और फिर पूरा नेशन यूनाइट हो जाए। They thought that this is the traditional culture which is damaged by the Britishers. उन्हें लगा कि ये ब्रिटिशर्स ने हमेशा से हमारा जो संस्कृति है उसको डैमेज करना ही उनका लक्ष्य था। मैकॉले ने कहा था, आई हैव टूर्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड आई डू नॉट सी इवन अ सिंगल पर्सन हु इज़ अ थीफ, हु इज़ अ बेगर, हु इज़ पुअर। सच रिच वेल्थ and such rich culture this country has, and if you want to rule this country for a long time, then you have to break the very backbone of this country. पीठ पे वार करो, बैकबोन को ब्रेक करना पड़ेगा। and how can you break the backbone? by destroying its traditions, by destroying its language, by destroying its गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। बाय आप इन हिंदुस्तानियों को ये विश्वास दिला दो कि अंग्रेज़ी ही सर्वश्रेष्ठ है, अंग्रेज़ी शिक्षा सबसे श्रेष्ठ है, अंग्रेज़ी लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, और इनकी जो भाषा है, इनके जो ग्रंथ हैं वो सब बकवास हैं, वो बेकार हैं, और इंडियंस जो है वो किसी काम के नहीं है। वो उनको एहसास दिला दो, इनको इन्फीरियर फील करवा दो। तो दिस हैज़ बिन डैमेज्ड बाय ब्रिटिशर्स। सो जो राष्ट्रवादी थे उनका मानना था कि हमें गाँव के जो लोकगीत हैं उन्हें बढ़ावा देना होगा। सो दिस गेव अ नेशनल आइडेंटिटी टू द विलेज ट्रेडिशंस।
तो विलेज की ट्रेडिशंस को एक नेशनल आइडेंटिटी मिलना शुरू हुई. फोक सॉन्ग्स एंड टेल्स गेव द रियल पिक्चर ऑफ द थॉट्स ऑफ पीपल. सो जो लोकगीत होते हैं वो लोगों के खुद के जो लोकल लोग हैं उनके थॉट्स को प्रोजेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं. ठीक है. नाउ तीसरा तरीका क्या था? सिम्बॉल्स, फ्लैग्स. ठीक है. सिम्बॉल्स और फ्लैग्स. सिम्बॉल हमने देखा था पिछली बार भी कि जो फ्लैग्स हुआ करते थे ना, देखो, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो वॉज डिज़ाइंड. ठीक है. इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. जैसे अभी 28 राज्य हैं हमारे, वैसे ही उस वक्त 8 प्रोविंसेस हुआ करती. प्रोविंसेस मतलब छोटे बड़े बड़े राज्य जिसके अंदर छोटे छोटे राजघराने थे. ठीक है. सो 8 लोटसेस जो कि 8 प्रोविंसेस को सिग्निफाई करती थी, और एक क्रेसेंट मून जो कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था. तो ये एक सिंबल हुआ. ठीक है. जो मून है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोटसेस इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. तो ये सिंबॉलिक हुआ. ठीक है. सिमिलरली मैंने तुमको बताया था कि गांधी जी ने एक बनाया था, इसमें आएगा देखो. सो गांधी जी हैड डिज़ाइंड द स्वराज फ्लैग इन 1921. इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, रेड, ग्रीन एंड वाइट, एंड इट हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीनियन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प. खुद अपना काम खुद करो कहते थे ना गांधी जी. ठीक है. और इस फ्लैग को लेकर जो क्रांतिकारी थे वो इस फ्लैग को लेकर जो है वो क्रांति में उतरा करते थे, सड़कों पे उतरा करते थे. ठीक है. क्योंकि ये जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब तुम स्टेडियम में देखते हो कि वो फ्लैग्स जो है वो फहरा रहे होते हैं, मतलब इट रिप्रेजेंट्स कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इंडिया के हैं, वो लोग इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. जो लोग यहाँ बैठे हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो इट pours out the feeling inside you. ठीक है. अनदर एक और मीन्स क्या था? री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. जैसे कि मैंने तुमको बताया कि अंग्रेज़ तो चाहते ही थे कि हम लोग अपने इतिहास को भूल जाएं, हम लोग अपने इतिहास को माइथोलॉजी कहने लग जाएं. रामायण महाभारत माइथोलॉजी हो गया. ठीक है. जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति, उसको भी इन लोगों ने छुपाने की कोशिश की. वीर सावरकर के बारे में मैं तुमको बाद में बताऊंगी. उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में लोगों के सामने लेकर आए थे. ठीक है. उन्होंने किताब लिखी थी, स्वतंत्रता समर 1857 की क्रांति, और अंग्रेज़ों से छुप छुप के उन्होंने ये जो किताब थी वो लिखी थी. उसमें बताया था कि कैसे 1857 की क्रांति, जिसको ये लोग सिर्फ एक सैनिक विद्रोह कह रहे हैं, ठीक है, वो एक क्रांति थी, वो आज़ादी का संग्राम था. ये वीर सावरकर लोगों के सामने लेकर आए, हिंदुस्तानियों के सामने. ठीक है. ऐसे महान व्यक्ति का नाम तक हम आज नहीं लेते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है. और तो जो है हिस्ट्री को हमें देखना पड़ेगा. हमें रानी लक्ष्मीबाई की गाथा लोगों को सुनानी होगी. हमें जो है नाना साहेब और तात्या टोपे की कहानी सुनानी होगी, ताकि लोग जो हैं वो एक राष्ट्रवादी भावना उनके अंदर उत्तेजित हो कि हमें फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और अब हमें देश को आज़ाद करना ही है. ठीक है. और अंग्रेज़ों ने हमेशा से कोशिश की कि भारतीय अपने आप को प्रिमिटिव देखें, कम देखें. इनका इतिहास ऐसा किताबों में लिख दो कि ये लोग अपने आप को नीचा समझने लगे कि अरे यार कैसे लोग थे हम, अरे यार हमारे पूर्वज कैसे थे, अरे कैसा इतिहास है हमारा, अरे हमने तो सिर्फ गुलामी ही झेली है. जबकि मराठाओं ने, राजपूतों ने कितना भव्य इतिहास रहा है. ठीक है. उसके पहले अशोका के टाइम, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त साम्राज्य, जब हम लोग सोने की चिड़िया कहे जाते थे, तो क्या अंग्रेज़ आए थे यहाँ पर हमें पालने पोसने? अरे इनसे कहीं ज़्यादा, इनके कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ज़्यादा ऊंचा हमारा जो है राज्य जो है सिस्टम हुआ करता था. ठीक है. तो जो हमारे देश के राष्ट्रवादी थे, दे रोट अबाउट ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ऐसी इम्पॉसिबल आर्ट और आर्किटेक्चर, ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ें, मंदिरें आज तुम देखो, लोग जो साइंटिस्ट हैं वो सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे बनाया है. ठीक है. साइंस एंड मैथमेटिक्स, जब आर्यभट्टा से लेके उनके पहले भी ऋषि मुनियों के जो मैथमेटिशियंस हुए. ठीक है. रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, किसकी बात हम छोड़ दें,
ऐसी ऐसी चीज़ों में गुरुकुल व्यवस्था हमारी हुआ करती थी। क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। हम जो है पूरी दुनिया का 50% इकोनॉमी हमारी थी, इतने इतने अमीर हुआ करते थे हम। इस ग्लोरियस टाइम को बताने की कोशिश की जाती थी लोगों के सामने, ठीक है। वॉज फॉलोड बाय द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज। तो ये बताने की कोशिश की जाती थी किस प्रकार हम एक कितना अमीर देश था और उसको कहाँ ला के खड़ा कर दिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। और ये भावना जब जागृत हो जाएगी तो ही राष्ट्रवाद की भावना आएगी कि मुझे अपने जान की बलि देकर भी इस देश को आज़ाद करना है और मेरा जो बलिदान होगा वो मूल्यवान होगा। तो ये राष्ट्रवाद की फीलिंग को बढ़ाने के लिए इस तरीके से ये तरीके अपनाए गए, ठीक है। तो ये था नेशनलिज्म इन इंडिया का जो है ये चैप्टर हमारा है यहीं समाप्त होता है। और मैं कोशिश करूँगी कि और भी जो हमारे राष्ट्रवादी थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों के बारे में बताना है। मैं कोशिश करूँगी लाने की, और आप लोग कृपया चैप्टर पढ़ें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लेकर आएँ और पढ़ते रहें, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएँ और सोशल साइंस भी पढ़ते रहें। जय हिंद।